हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप पल्स। स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी ने अपना एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है और 20 दिनों में आप सबका एग्जाम है। तो अब टाइम है फुल ऑन रिवीजन का, जो भी अब तक आप सबने पढ़ा है। तो हम अपने चैनल प्रेप पल्स के माध्यम से आप सबको एमसीक्यूज करवाएंगे, जिसमें आप सबको सब्जेक्ट मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ क्विक रिवीजन भी मिलेगा। और आप सबको पता ही होगा कि जनरल अवेयरनेस में एक बहुत बड़ा पोर्शन हिस्ट्री का होता है, जिसमें मैं आज सबसे पहले आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करूंगी। और इसमें मैं क्या करवाने वाली हूँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इस टॉपिक की शुरुआत करूंगी। देखिए, मैं बाकियों की तरह मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, कोई एक टॉपिक उठाऊंगी जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन और उसी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी और उसी के साथ साथ जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाऊंगी। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, है ना। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसमें हम ऑप्शन में जाने से पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, 1612 में 1612 में एक नेवल वॉर हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक वॉर हुआ था। और इस वॉर को हम जानते हैं बैटल ऑफ सवाली के नाम से, जो कि कहाँ पे हुआ था, सूरत वाले जगह में हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, कैप्टन बेस्ट, है ना, और पुर्तगाली। और इसमें क्या होती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है, विजय हो जाती है। अब इस चीज से क्या होता है कि जो जहांगीर है उस समय कौन थे, मुगल एम्पायर, है ना, मुगल सम्राट। वो काफी इंप्रेस होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं और वो उन्हें ये लगता है कि मुगल जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज है, उनकी नेवल पावर काफी स्ट्रांग है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि इसी का जो इन्फ्लुएंस होता है, इसी का जो आप कह लो कि जहांगीर जो है वो काफी इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी का इम्पैक्ट क्या होता है कि जहांगीर ने जो है अब परमिशन दे दी, कहाँ पे, सूरत में इन्हें फैक्ट्री जो सेंटर होता है उसको ओपन करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी। देखिए, काफी टाइम से जो है वो अंग्रेज कोशिश में थे कि उन्हें क्या एक सेंटर वहां पे सूरत वाले जगह पर सेंटर ओपन करने की परमिशन मिल जाए। जब से वो आए थे 1608 में, उसी टाइम से ये ट्राई कर रहे थे, बट इन्हें नहीं परमिशन मिल रही थी। फाइनली 1613 में इन्हें सूरत वाले रीजन में फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन मिल जाती है और यहीं से ये फर्स्ट सेंटर ऑफ क्या बन जाता है, फर्स्ट सेंटर ऑफ वेस्ट बन जाता है। ठीक है, पश्चिम का जो है वो पहला सेंटर भी बन जाता है, कौन, सूरत। तो हमारा क्वेश्चन यही तो था। ठीक है, तो बाकी हम थोड़ा और आगे का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। 1615 में और क्या होता है कि थॉमस रो, है ना, थॉमस रो जो था वो भी एक अंग्रेज था, जो कि क्या होता है, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है और वो एक प्रपोजल रखता है जहांगीर के सामने कि हमें अब तो आपने सूरत वाले रीजन में ट्रेड करने की और सेंटर ओपन करने की परमिशन दे दी, लेकिन हमें अब पूरे मुगल साम्राज्य में अब ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए। और देखिए, जहांगीर इतना ज्यादा इंप्रेस था कि उसने ये परमिशन भी दे दी, है ना, ट्रेड करने की पूरे मुगल साम्राज्य में परमिशन दे दी। देन तो इसमें सूरत जो है, यही आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कहाँ पे, हमने देख लिया अभी, सूरत वाले जगह पे मिल गया, जो कि क्या था, पहला सेंटर ऑफ वेस्ट भी था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आप सबको बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक तो 1612 में बैटल ऑफ सवाली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुई थी। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, जगह नहीं पूछेगा कि सूरत में हुआ था कहाँ, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ सवाली अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट थे। ठीक है, बाकी 1613 में जो है वो अंग्रेजों को परमिशन मिल जाती है सूरत में पहला सेंटर खोलने की और ये फर्स्ट सेंटर ऑफ वेस्ट था। ठीक है, डन। बाकी ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटल ऑफ सवाली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The first English factory of Bengal was set up on the banks of river Dash in 1651. बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित की गई थी, है ना। 1651 में जो है बंगाल में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वो कौन सी नदी के किनारे स्टेब्लिश की गई थी। देखिए, उस समय जो रिवर्स थी, रिवर्स के आसपास ये लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि हम अपनी फैक्ट्री को क्या करें, स्टेब्लिश करें, है ना, फैक्ट्री को या सेंटर को, जो भी जहाँ पे ये लोग सामान रखते थे ना, जहां से ये अपना ट्रेड किया करते थे, वो फैक्ट्री हो गया, वो उनका सेंटर हो गया। तो फैक्ट्री को स्टेब्लिश करें, ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि
जो पानी है, या फिर वो समुद्र के किनारे हो या फिर वो नदी के किनारे हो, तो पानी में क्या चलता है, जहाज, तो जहाज से जो है वो अपने सामान का ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर सके, तो उनको ट्रेड करने में इजी होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे, वो कौन सी नदी थी, वो थी हुगली नदी, है ना, हुगली नदी के किनारे। तो इससे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के किनारे। अब देखिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप जान सकते हैं यहाँ से, हुगली जो रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। ये जो हुगली है वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, आप सब बताओ मुझे। ये जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है ना, गंगा की। और आगे चल के क्या होता है, ये जो हुगली पे इन्होंने 1651 में क्या किया था, जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी वो आगे चल के अबेंडन कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। और फिर 1690 में 1690 में अबेंडन करते हैं, बंद करते हैं, और फाइनली 1690 में ये कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, कैलकाटा में, क्योंकि उसके आगे ये कैलकाटा में शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए। डन। तो यहाँ से देखिए एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया कि हुगली जो रिवर है वो किस किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और 1651 में तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, कब तक रहता है ये वहां पे, 1690 तक, और फाइनली 1690 में इसको शिफ्ट कर लेते हैं, कहाँ, कैलकाटा में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द इंग्लिश ओपन देयर फैक्ट्री इन 1611 1611 ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अपनी फैक्ट्री खोली थी, है ना। 1611 में भारत के पूर्वी तट पर फैक्ट्री खोली थी, इनमें से किस जगह पे, ठीक है। तो ऑप्शन से आने से पहले फिर से हम इसका बैक स्टोरी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी जहांगीर के बारे में, ओके। जहांगीर मैंने आप सबसे डिस्कस किया था अभी कि एक मुगल एम्पायर था, सम्राट था। और इससे पहले जब 1605 में ये बनता है, इससे पहले किसका शासनकाल था, अकबर का था। अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हो जाती है, किस चीज से, एक बीमारी है डायरिया, है ना, डायरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक बायो का क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लो क्वेश्चन, डायरिया कैसी डिजीज है, एक वायरल डिजीज है ना, डायरिया एक वायरल डिजीज है। तो चलिए जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 1625, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये लोग भारत कब आते हैं, भारत आते हैं ये लोग 1608 में, है ना, इनका अराइवल होता है 1608 में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये लोग क्या चाहते थे कि हम सूरत में अपना फैक्ट्री खोलें। इसके लिए उनको क्या चाहिए थी, वहां के एम्पायर से परमिशन चाहिए, मुगल सम्राट से परमिशन चाहिए, इसलिए वो 1609 में जहांगीर के दरबार में जाते हैं, ठीक है। और उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, तुर्किश लैंग्वेज में जहांगीर से वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। इससे क्या होता है, जहांगीर जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और क्या करता है, विलियम हॉकिंस को टाइटल प्रोवाइड करता है इंग्लिश खान की, है ना, इंग्लिश खान की टाइटल प्रोवाइड करता है, और 400 मानसब भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो विलियम हॉकिंस था वो 400 मानसब लेने से इनकार कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, लेकिन जिस पर्पज से वो गया था कि सूरत में उन्हें फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन मिले, वो इन्हें नहीं मिल पाती है, ठीक है। और परमिशन नहीं मिलती है सूरत में फैक्ट्री ओपन करने की, तो कहाँ पे मिलती है, 1611 में फाइनली मसूलीपट्टनम वाले रीजन में इन्हें फाइनली फर्स्ट ट्रेड सेंटर ओपन करने की परमिशन मिल जाती है। देखिए ये चाहते तो थे सूरत में खोलने के लिए, लेकिन वहां नहीं मिलती है, तो चलिए कहाँ पे मिलती है, मसूलीपट्टनम वाले रीजन में। और मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ये जो हमारा इंडिया है ये है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो इसी वाले रीजन में यहीं पे आपका मसूलीपट्टनम है, तो इसी वाले रीजन में उन्हें फर्स्ट ट्रेड सेंटर ओपन की परमिशन मिल जाती है ना, ओके डन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अपनी फैक्ट्री खोली थी, कौन सी जगह पे, मसूलीपट्टनम, ओके। और देखिए जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये ईस्टर्न साइड है ना, ये ईस्टर्न साइड है, तो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे पूर्वी तट है, पूर्वी तट है, तो यहाँ से ये आपका कवर हो गया ना, पूर्वी तट पर फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम वाले रीजन में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक और चीज, हाँ,
यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपका ये हो सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कंपनी कब बनी थी, ये आगे क्वेश्चन में हम आएंगे, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी। 1608 में आते हैं, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। वो किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में कॉन्वर्सेशन हुआ था, तुर्किश में, और इसको टाइटल क्या मिला था? इंग्लिश खान की, है ना। ये सारी चीज जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। और फाइनली ये तो क्वेश्चन ही आ गया आपका प्रीवियस ईयर, मसूलीपट्टनम में 1611 में पहला ट्रेड सेंटर ओपन हुआ था। डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। What was the name of Portuguese explorer who discovered a new sea route from Europe to India in the year 1498? उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था? ठीक है, तो उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम बताना है जिसने कि 1498 में क्या किया था? यूरोप से भारत तक का सफर तय किया था समुद्री मार्ग से और खोजा था नया रास्ता। ठीक है, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए क्या हो रहा था 15th सेंचुरी में पुनर्जागरण हो रहा था, रेनेसेंस। और उस पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हो रहा था कि वहां पे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, है ना। वैज्ञानिक खोजें की जा रही थी। क्यों खोज की जा रही थी? उस समय जो है वो यूरोपियंस बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, मसाले का व्यापार कर रहे थे। और मसाला कहाँ मिल रहा था? हमारे भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए वो लोग आना चाहते थे। तो पहले जो है वो अरबी ट्रेडर्स के थ्रू वो लोग करते थे, लेकिन बाद में जो है बीच में रास्ता बंद हो जाता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी कहानी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी। अभी आप बस शॉर्ट में जान लो। तो वो रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है तो ये लोग चाहते हैं कि हम समुद्री मार्ग से क्या करें, जो लैंड वाला रूट है वो तो ब्लॉक हो गया है, तो क्यों ना हम समुद्री मार्ग के थ्रू भारत पहुंचे। तो क्यों जाएंगे, इसीलिए साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे। और देखिए साइंटिफिक इन्वेंशन में कंपस कंपस का इन्वेंशन होता है। कंपस क्यों जरूरी है? दिशा के लिए, है ना, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों है? बड़े बड़े जो है वो जहाजें बन रही थी समुद्र में, आप कैसे उतरोगे? ऐसे तो नहीं उतर जाओगे, बड़े बड़े जहाजों के थ्रू ही उतरोगे। तो ये जो बहुत सारी इन्वेंशन होती हैं, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपस जो दिशा को बताएगा, और जहाज जिससे आप जाओगे, है। और यहीं पे देखिए कि एक पुर्तगाली राजकुमार होता है ना, पोर्चुगल प्रिंस होता है जिसका नाम होता है हेनरी, है ना, हेनरी। ये जो था वो काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट का था। और इसी ने जो है सोचा कि क्यों ना मैं एक परमिशन लूं, एक बुल लूं। बुल जो है एक टाइप का परमिट होता था, ठीक है। ये बुल लेता है किससे? पोप निकोलस 5 से। उस समय जो है वो यूरोप में पोप कल्चर था, तो पोप निकोलस 5 से इसने परमिशन लिया कि हमें सी एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन दीजिए, और निकोलस 5 इसको ऑर्डर दे देता है, डन, ठीक है। इसीलिए जो है वो प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी बोला जाता है, द नेविगेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रिंस हेनरी को किस नाम, क्या टाइटल प्रोवाइड किया गया था? तो द नेविगेटर का टाइटल प्रोवाइड किया गया था, डन। अब देखिए हालांकि इसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता है, बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है सी एक्सप्लोरेशन की, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे रूलर्स आएंगे पुर्तगाल में। अब एक नेक्स्ट रूलर आते हैं जॉन टू, ओके। जॉन टू ने जो है इसने भी सी एक्सप्लोरेशन के लिए किसी को भेजा। किसको भेजा? बार्थोलोमियो डियाज को। किसको? बार्थोलोमियो डियाज को। बार्थोलोमियो डियाज जब सी एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं, ये भी एक पुर्तगाली ही थे, ठीक है। और फिर से ये भारत की खोज में निकलेंगे। और ये अब कहाँ पहुंचते हैं, तो चलिए आगे का हम थोड़ा मैप से समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा है वर्ल्ड मैप, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा क्या है? पुर्तगाल है, ओके, पुर्तगाल है। अब देखिए बार्थोलोमियो डियाज यहाँ से निकला निकला यहाँ से होते हुए वो समुद्र के रास्ते कहाँ पहुंचता है? अफ्रीका के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे पहुंचता है। और ये जगह कौन सा है? केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक इसको कहाँ पहुंचना था? इसको पहुंचना था हमारे भारत, हमारे इंडिया में, है ना, हमारे भारत तक। लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। ये कहाँ तक पहुंचा? ये साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया। आगे का रास्ता वो नहीं देख पाया होगा, नहीं मिल पाया। यहाँ तक ये पहुंच गया। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। आई होप कि आपको मैप से भी क्लियर मैंने बता दिया, है ना। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका, और ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में। तो बार्थोलोमियो डियाज कहाँ तक पहुंचा? केप ऑफ गुड होप तक। और ये क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब देख पा रहे होंगे सबसे दक्षिण में है ये, है ना। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जगह जो है अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है, कौन सा? तो वो कौन है?
केप ऑफ गुड होप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक ये लोग पहुंच गए, लेकिन अभी भी क्या हुआ, भारत की खोज नहीं हो पाई। अब देखिए अब आगे क्या होता है। 1498 में देखिए रूलर था मैनुअल फर्स्ट पुर्तगाल का, ओके, और इसने जो है वो एक फिर से समुद्री खोजकर्ता वास्को डिगामा को ये परमिशन देता है कि अब तुम भी सी एक्सप्लोरेशन पे निकलो, समुद्री मार्ग की खोज में निकलो। ठीक है, तो देखिए ये केप ऑफ गुड होप तक तो बहुत इजीली पहुंच जाता है। कैसे, देखिए रास्ता तो यहाँ तो बहुत आसान था यहाँ पे। अब इसे कहाँ पहुंचना था, भारत में। यहाँ से जो है इसको हेल्प करता है भारत तक पहुंचने में कौन, भारत तक पहुंचने में कौन मदद करता है, अहमद बिन मजीद, है ना, जो कि एक गुजराती ट्रैवलर था। कौन मदद करता है, अहमद बिन मजीद, है ना, जो कि एक गुजराती ट्रैवलर था। ये इसकी मदद करता है और ये कहाँ पहुंच जाता है फाइनली, कैलीकट इंडिया, कैलीकट इंडिया में ये फाइनली पहुंच जाता है, जहां पे इसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, जिसके द्वारा जमोरिन के द्वारा, वहां के लोग इसको सामुथ्री भी कहते थे। और ये जो जमोरिन था वो कैलीकट का एक रूलर था। ठीक है, कैलीकट का रूलर था, तो इसके द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। और फाइनली 20 मई 1498 को जो वास्को डिगामा था वो कहाँ पहुंच जाता है, भारत, हमारे भारत पहुंच जाता है। तो देखिए मैंने मैप के थ्रू भी आपको बता दिया, बार्थोलोम्यू डियाज तो केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच चुका था, और यहाँ से मदद करता है कौन, अहमद मजीद, और फाइनली कैलीकट, यहाँ वाले पोर्शन में जमोरिन इसका क्या करता है, वेलकम करता है, और फाइनली वास्को डिगामा भारत पहुंच जाता है। डन, ओके। अब देखिए कैलीकट में तो ये पहुंच गया जमोरिन, तो देखिए इससे आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। कब पहुंचा, 20 मई 1498 को पहुंचा। किसने मदद की, किसने मदद की, अहमद मजीद ने मदद की, है ना, अहमद मजीद ने मदद की। और ये कहाँ पहुंचा, कैलीकट, कैलीकट इंडिया पहुंचा। भारत में भी कहाँ पहुंचा, तो कैलीकट। किसने भव्य स्वागत किया था, वास्को डिगामा का, जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जान लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा जो है वो कितनी बार भारत आया था, है ना, 3 टाइम्स आया था। कब कब आया था, 1498 में तो वो पहुंचा ही भारत, सेकेंड टाइम वो फिर से 1502 में भी आता है, और फिर तीसरी बार वो 1524 में भी आता है। 3 टाइम्स ये भारत आता है। ठीक, और फाइनली 1524 में भारत में ही इसकी मृत्यु होती है, कोची केरला वाले जगह पे, है ना, कोची केरला वाले जगह पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। डन, तो आई होप कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवा दिए। अब चलिए जो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि उस पुर्तगाली एक्सप्लोरर का नाम बताइए। तो आई होप कि आप फटाक से आंसर कर दोगे। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। और इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ बताया, और विथ डेट आप याद कर लेना, 1498 तो है ही, 20 मई 1498 ये पूछ लिया जाता है विथ डेट भी, तो क्यों हम इसे छोड़े, 20 मई 1498। बाकी हेल्प किसने किया, ये कहाँ पहुंचा, कैलीकट, किसने स्वागत किया, जमोरिन। एकदम क्लियर, 3 बार भारत आया, ये भी बता दिया। ठीक है, डन, एकदम मुंह पे होना चाहिए आपके। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने मैप के थ्रू भी आपको सब कुछ क्लियर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय पोर्टुगीज, है ना, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया, कब कब्जा किया। तो देखिए पुर्तगाली में तो हमने देख लिया कि किस तरीके से सी एक्सप्लोरेशन हुआ। अब हम आगे इनके गवर्नर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। गोवा कैप्चर करेंगे तो वहां पे गवर्नर भी तो होना चाहिए ना, अभी तो वास्को डिगामा पहुंचा है। अब आगे की स्टोरी क्या है वो हम जान लेते हैं। डन, तो देखिए 3 जो है वो मेजर हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ गवर्नर के बारे में इनके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो गवर्नर था 1505 में, फर्स्ट गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, है ना, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ये आता है अपने भारत में। डन, और ये पहला गवर्नर था। इनका जो टर्म था वो 3 इयर्स का था, 3 साल का इनका टर्म था। और इसने क्या प्रोवाइड किया था, एक टाइप ऑफ लाइसेंस, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कि ऑल्सो नोन एज क्या कहते थे, कार्टेज सिस्टम भी कहते थे। और ये ट्रेड करने का एक क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम था, उसी का नाम इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, जो भी दूसरे लोग ट्रेड करना चाहते थे उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता था, उसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर हुआ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन था, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है, इसको क्या माना जाता है, ये जो था वो सेकंड गवर्नर था, और ये रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट, है ना, इसको रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके काम की वजह से, क्या क्या काम किया इसने, जो है वो हिंद महासागर, इंडियन ओशन पे अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1510 में इसने क्या किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, गोवा को कैप्चर कर लिया था, किससे किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से।
ठीक है, बीजापुर का सुल्तान जिसका नाम क्या था, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह से इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और अलेक्जेंडर के बाद जो है वो भारत में किसी बाहरी यूरोपियन का कब्जा हुआ था। डन। तो 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। बाकी इसने जो है वो पुर्तगालियों को यहाँ पे सेटल होने में मदद किया था। ये सब आप रीड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। ओके, अब देखिए, अब हम तीसरे गवर्नर की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था नीनो दी कुन्हा। ठीक है, ये जो है वो 1529 में अपॉइंट किया जाता है इसको। और इसने क्या किया था कि हेड क्वार्टर जो था वो पहले कौन सा जगह था, कोची, इसको शिफ्ट करके क्या कर लिया था, गोवा। तो गोवा को कैप्चर किसने किया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और नीनो दी कुन्हा जो है इसने क्या किया, हेड क्वार्टर को कोची टू गोवा शिफ्ट कर लिया। डन। अब देखिए, और भी इसने कौन कौन सी जगह को कैप्चर किया, बसीन को किया, दीव को किया, इन सारे जगहों को भी इसने कैप्चर कर लिया। ओके, अब देखिए, नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 1572 में अकबर ने जो है वो क्या किया था, फर्स्ट टाइम कैम्बे में सी देखा, मतलब समुद्र को देखा। अकबर ने पहली बार कहां पे, कैम्बे वाले रीजन में। ओके, तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट यही है, ये नहीं है कि वो कब पॉइंट हुआ था, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। बस यही, नीनो दी कुन्हा में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वही कि उसने हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया था, कोची से गोवा। तो आप ये याद कर सकते हो। किस वाले जगह को उसने अपने कब्जे में लिया, तो बसीन और दीव, ये आप याद रख सकते हो। बस नीनो दी कुन्हा में इतना ही इंपॉर्टेंट है। डन। अल्फांसो में ये क्या है, रियल फाउंडर इसको बोला जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट 1510 में गोवा को कैप्चर किया, किससे, इब्राहिम आदिल शाह से। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पहला गवर्नर था, इसमें आप पूछो तो इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको क्या कहते हैं, कार्टेज सिस्टम कहते हैं, टाइप ऑफ लाइसेंस था। ये इंपॉर्टेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट है इनके गवर्नर से, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यही था कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब कैप्चर किया। आप एकदम बता सकते हो कब कैप्चर किया था, 1510 में। किसने किया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। डन। यही, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे किया था, इब्राहिम आदिल शाह से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच सेंचुरी द पोर्टुगीज ट्रेडर्स केम टू गोवा। ये भी आपको आई होप क्लियर है। 16th सेंचुरी, कैसे, 1510 में ही तो कैप्चर किया गोवा को, है ना। 1510 में ही तो कैप्चर किया गोवा को, किससे, इब्राहिम आदिल शाह से। 1510 क्या है, 16th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस एक्सप्लोरर डैश wanted to come to India but instead landed on the shores of America। प्रसिद्ध खोजकर्ता डैश भारत आना चाहते थे लेकिन वे अमेरिका के तट पर उतर गए। मतलब वो कौन से प्रसिद्ध खोजकर्ता थे जो कि कहाँ आना चाहते थे, भारत आना चाहते थे, लेकिन वो भारत के बदले कहाँ पहुंच गए, अमेरिका के तट पर पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे क्या हुआ था, उसकी कहानी देख लेते हैं। देखिए, ये जो है हमारा वर्ल्ड मैप। अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो पूरा वर्ल्ड मैप है ही नहीं, वही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। देखिए, ये यूरोप वाला जो पोर्शन है, इसमें यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये पुर्तगाल है। और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये स्पेन है ना, ये स्पेन है। और देखिए, जब पुर्तगाली, आपने देखा कि बार्थोलोमेओ डियाज जो है वो 1487 में एक्सप्लोरेशन पे निकलता है। डन। तो ऑब्वियसली बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी तो चाहेंगी ना कि ये जो व्यापार करने, ये जो मसाले की खोज में भारत तक पहुंच रहे, तो हमें भी पहुंचना चाहिए। तो स्पेन भी जो है वो क्या करती है, ट्राई करती है कि हम भी किसी को भेजते हैं। इनके तरफ से कौन जाता है, इनके तरफ से क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश सेलर था, इसको भेजा जाता है समुद्र खोज के लिए, मतलब भारत के खोज के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली समुद्र से ही होके जाएंगे। और कोलंबस की ये थ्योरी थी कि पृथ्वी गोल है उस समय तो, और ऑब्वियसली पृथ्वी गोल है, तो उन्हें ये लग रहा था कि हम इधर से निकलेंगे वेस्ट डायरेक्शन से, है ना, वेस्ट डायरेक्शन से निकलेंगे और वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए ये हम घूमते हुए इधर समुद्र क्रॉस करते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम भारत पहुंच जाएंगे, इंडिया पहुंच जाएंगे। डन। इन्हें यही लग रहा था कि वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ से हम इंडिया पहुंच जाएंगे। उनके लिए जो है यहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उनके लिए ये जगह ही नहीं था मैप पे। उन्हें यही लग रहा था कि गोल जाएंगे और हम भारत पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्या हुआ, तो चलिए हम नेक्स्ट मैप से समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, स्पेन है। ओके,
अब जो है वो यहाँ से निकलना हुआ इनका, और इन्होंने क्या सोचा कि हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे, भारत। लेकिन जब यहाँ पे ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक नया जगह है ना, एक न्यू वर्ल्ड, एक नए देश में पहुंच जाते हैं। और ये देश कौन सा होता है, ये अमेरिका होता है। और यहीं से जो है वो कोलंबस ने किस किस जगह की खोज कर दी, अमेरिका की खोज की। ओके, क्योंकि यहाँ से घूम करके तो भारत आना था, तो इन्हें यही लग रहा था कि यही भारत है, बट ये क्या था, ये अमेरिका था। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यही था, हमारा क्वेश्चन था यही कि द फेमस एक्सप्लोरर, कौन से वो फेमस एक्सप्लोरर थे जो कहाँ जाना चाहते थे, भारत आना चाहते थे, लेकिन वो कहाँ पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। कौन थे, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा थे, नहीं थे। वास्को डी गामा के बारे में आपने जान लिया कि वो तो कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने भारत की खोज की। भारत की खोज कब की, 1498 में। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस कब पहुंचते हैं, 1492 में। कहा, अमेरिका की खोज की। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। मैंने बहुत बारी आपको पहले भी बता दिया कि किस वर्ष हुई थी, ठीक है, पहले भी डिस्कस कर लिया। चलिए और भी जान लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिश कंपनी थी, इससे पहले भी और भी कंपनीज भारत आ चुकी थी। 5 मेजर यूरोपियन कंपनीज जो थी वो भारत आती हैं ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो उनको हम एक बारी क्रमबद्ध तरीके से उनका जो था वो फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि कब कब उनकी स्थापना हुई, और फिर उनका जो अराइवल था, आगमन था, वो हमारे भारत में कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले उनका हम स्थापना जान लेते हैं, है ना, स्टेब्लिशमेंट। फिर हम उनका आगमन भी जान लेंगे एक एक करके, है ना, ताकि आपको पांचों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों मेजर जो कंपनीज भारत आई थी उनके अराइवल और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानने की। देखिए, सबसे पहले जो कंपनीज आई थी उसके बारे में आप जान लो। कौन आई थी, ब्लू ही रहने देते हैं इसको। सबसे पहले जो कंपनी थी वो कौन थी, पुर्तगाल की आई थी, ये हमने पीछे देख लिया। फिर जो है वो, सॉरी आई नहीं थी, जो कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले पुर्तगालियों की हुई थी, फिर ब्रिटिश की हुई थी, फिर डच की हुई थी, डेन्स की हुई थी, और फिर फ्रांस की हुई थी। ये इनकी कंपनी जो बनी थी, स्टेब्लिश हुई थी, उसका क्रम है ना। अब कब कब साल देख लेते हैं, 1498, है ना, 1498 में पुर्तगालियों की कंपनी बन गई। फिर ब्रिटिश की कंपनी कब बनती है, ब्रिटेन की 1600 में बनती है। डच, जिसका कि अब नाम बदल चुका है और ये अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है ना, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले बीच में इसका नाम हॉलैंड भी था, लेकिन फाइनली 2017 में इसका नाम नीदरलैंड कर दिया गया था। तो 1602 में नीदरलैंड की कंपनी या डच की कंपनी आप कह लो, वहां के लोग को बोलते हैं डच। तो 1602 में उसकी कंपनी बन गई। 1616 में डेन्स की कंपनी बनती है और 1664 में फ्रांस की कंपनी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपनी बनने का क्रम। अब ये भारत कैसे कैसे आएंगे, किस किस वर्ष, तो देखिए, पुर्तगाल की कंपनी 1498 में ही बनी और 1498 में ही वो भारत भी आ गए। कौन आया था, वास्को डी गामा। 1498 में, याद होगा, 20 मई 1498, डन, पुर्तगाल आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश की कंपनी तो 1600 में बन जाती है, लेकिन वो भारत कब आती है, वो भारत जो है वो, यहाँ देखिए, एक सेकंड, भारत कब आई, 1608 में, है ना, 1608 में भारत आती है। देखिए यहाँ पे डच, ब्रिटिश के बाद बनी थी कंपनी 1602 में, और ये कब भारत आई, ये भारत आती है 1605 में, है ना। तो याद करने के लिए आप कर सकते हो, ब्रिटिश 1600 में बन गई और 1608 में भारत आई, लेकिन डच जो है वो 1602 में बनती है और 1605 में भारत आती है। ओके, अब देखिए डेन्स, डेन्स जो है वो 1616 में डेन्स की कंपनी बनी, और इसका याद आप ऐसे कर सकते हो, इसमें +4 ऐड कर दो, ठीक है, तो 1620 में ये भारत आ गई थी ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम फ्रांस का देखें तो फ्रांस भी जो है, इसमें भी आप 4 ऐड कर दो, इसमें भी 4 ऐड कर दो, तो 1668 में ही भारत आ गई थी। ओके, तो हमने एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना और आगमन देख लिया। अब इसी में हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि कौन से साल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देख लिया आपने ऑप्शन में से, कौन सा साल थी, 1600 में, ठीक है। बाकी तो देख लिया आपने, 1616 में किसकी कंपनी बनी, तो यहाँ पे हमने देखा डेन्स की कंपनी बनी। ओके, चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑल्सो नोन बाय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी किस नाम से जाना जाता था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किस नाम से जाना जाता था, इनकी कंपनी का फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए,
इसे कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? 1599 में मर्चेंट्स का ग्रुप था, ठीक है, व्यापारियों का समूह था, जिसको कि मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। ओके, और इन्होंने नाम रखा था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये सब आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानो कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स करके थी। अब देखिए कि ये जो नाम था आपका, इतना जो बड़ा नाम है ईस्ट इंडीज, लास्ट में आप देखते हो ना यहाँ पे ईस्ट इंडीज, ये एक कैसी कंपनी थी? ये एक प्राइवेट कंपनी थी, है ना, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। डन। अब देखिए इसका जो फाउंडर था वो कौन था? इसका जो फाउंडर था वो था जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर कौन था। जो ईस्ट इंडीज कंपनी थी उसका फाउंडर था जॉन वॉट और जॉन वाइट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे उस समय? 24 थे। डन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फाउंडर जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। डन। अब देखिए क्या होता है, 31 दिसंबर 1600, यहाँ पे डेट जरूरत नहीं है, साल साल इंपॉर्टेंट है। 1600 में क्या हुआ था? उस समय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, है ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये उस समय क्या थी? ब्रिटेन की महारानी थी, है ना, वहां पे ब्रिटेन की महारानी थी। इन्होंने क्या किया था? चार्टर इशू किया। कितने वर्ष के लिए? 15 साल के लिए। चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, यानी कि इन्होंने जो ये ईस्ट इंडीज कंपनी थी, इसको इन्होंने ये परमिशन दिया कि आप जब ट्रेड करने जाओगे ईस्ट की तरफ, भारत की तरफ, तो मैं आपको 15 साल का अधिकार पत्र देती हूँ कि आपकी ही मोनोपोली रहेगी उस जगह पे, कोई भी दूसरी कंपनी आपके अलावा ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगी। तो 1600 में ही जिस वर्ष ये कंपनी बनी, उसी वर्ष क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है वो 15 साल का इन्होंने चार्टर भी प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, आगे चल के 1609 में जेम्स फर्स्ट, जो कि नेक्स्ट रूलर बनेंगे कहाँ के? ब्रिटेन के, इन्होंने जो है वो फिर से चार्टर इशू किया। कब तक के लिए? इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कि अनिश्चित काल के लिए, है ना, अनिश्चित काल के लिए चार्टर प्रोवाइड कर दिया। कब तक? चार्टर एक्ट 1813 तक। ठीक है, मतलब चार्टर एक्ट 1813 के पहले तक जो ईस्ट इंडीज कंपनी थी वो यहाँ पे ट्रेड करेगी ईस्टर्न रीजन में, है ना, यही ट्रेड करेगी। और चार्टर एक्ट 1813 जैसे ही आता है वैसे ही चाय, चीन और अफीम, ये तीनों छोड़ के बाकी ये किसी भी अदर जो आप कह लो कि किसी भी अदर कमोडिटी पे ये लोग अपना मोनोपोली स्टेब्लिश नहीं करेंगे, और भी दूसरी कंपनी जाके बाकी सारी चीजों पे ट्रेड करेगी, बस चाय, चीन, अफीम, बस इन तीनों चीजों को छोड़ के। ओके, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट, यही फाउंडर थे ईस्ट इंडीज कंपनी की। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि क्या थी? एम्पेरर थी उस समय ब्रिटेन की, उन्होंने चार्टर इशू किया था कितने वर्ष के लिए? 15 ईयर्स के लिए। और फिर से जेम्स फर्स्ट, जो कि 1609 में अगले रूलर बनते हैं, उन्होंने इनडेफिनिट पीरियड के लिए किया था। कब तक? टिल टिल चार्टर एक्ट 1813 तक। और चार्टर एक्ट 1813 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। और इसमें चाय, चीन, अफीम के अलावा मतलब इन्हीं तीनों प्रोडक्ट पे इनकी क्या थी? मोनोपोली थी। बाकी ये किसी चीज का और बिजनेस नहीं कर सकते थे। बाकी और भी अदर कंपनीज थी वो एंटर करके अपना बिजनेस ट्रेड कर सकती थी। डन। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। तो देखा आपने क्या नाम था? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। तो बस जॉन कंपनी। डन, जॉन कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When Queen Elizabeth I gave the East India Company the privilege of doing business in the East, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार पहली बार कब दिया था? अभी हमने जस्ट पढ़ा यहाँ पे, कब दिया? 31 दिसंबर 1600, है ना, चार्टर इशू किया था ना 15 वर्ष के लिए। बस डेट याद नहीं करना है आपको, बस ईयर याद रखना है, डेट जरूरी नहीं है। ईयर याद करो आप, 1600, बस। आंसर ऑप्शन नंबर ए 1600। डन। चलिए, which Indian city was gifted by the Portuguese as dowry to Charles II, the King of England, when he got married to the sister of King of Portugal in 1662? 1662 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजा की बहन से विवाह किया था, तो पुर्तगालियों ने उन्हें दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार में दिया था, है ना। देखिए, जब इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स टू ने शादी की थी पुर्तगाल के राजा की बहन थी, यानी आप कह लो पुर्तगाल की राजकुमारी, उनसे जब इन्होंने शादी की थी तो भारत का कौन सा शहर इन्हें उपहार में दिया गया था? चलिए वो भी हम देख लेते हैं, कौन सा शहर इन्हें उपहार में मिला।
1662 1662 में ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1662 में क्या होता है, चार्ल्स टू और जो कि क्या थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे, और कैथरीन और ब्रिगेंजा जो कि कहाँ थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इन दोनों का क्या होता है, मैरिज होता है, विवाह हो जाता है, डन। और इन्हें गिफ्ट में क्या मिलता है, बॉम्बे। कौन देता है, पुर्तगालियों ने जो है वो अंग्रेजों को क्या गिफ्ट प्रोवाइड किया, बॉम्बे शहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब देखिए 1668 में क्या होता है कि अब बॉम्बे तो इनके यूज का नहीं था, तो ईस्ट इंडिया जो यहाँ के एम्पायर थे, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के सालाना किराए पर इसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि तुम इससे ट्रेड करो और 10 पाउंड हमें हर साल दे दिया करना। बहुत ही कम रेट था ये, बहुत ही कम रेट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। आगे चल के 1687 में हेड क्वार्टर का शिफ्टिंग होता है, कहाँ से कहाँ, सूरत टू बॉम्बे, है ना, सूरत टू बॉम्बे। और यहाँ से ये क्या बन जाता है, वेस्टर्न हेड क्वार्टर बन जाता है। देखिए पहले हमने बताया था ना कि वेस्टर्न वेस्टर्न सेंटर था सूरत, लेकिन देखिए किस तरीके से अब वेस्टर्न हेडक्वार्टर कौन बन गया, बॉम्बे बन जाता है ना, बॉम्बे बन जाता है। तो बॉम्बे यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शादी हुई, गिफ्ट में बॉम्बे मिला, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के सालाना बेसिस पे किराए पे दे दिया, और फाइनली आगे चल के वेस्टर्न हेडक्वार्टर सूरत से क्या कर लिया, इन्होंने बॉम्बे कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन हमारा यही था कि इन्होंने कौन सा शहर दिया था, बॉम्बे, जो कि आज हम उसे क्या बोलते हैं, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ओके, यही हमारा आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओ डन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको सारा क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए थे, मैंने उन सबको करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो भी मैंने देखा कि आप सबको स्टार मार्क करके जो आ सकते थे वो सब भी मैंने आप सबको बता दिया। बाकी और कोई भी आप सबको प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।